एक अजीब डर बैठा हुआ है सबके लिए कि कल कहीं ये परेशानी ना आ जाए, कल कहीं ये परेशानी ना आ जाए, कल कहीं ये परेशानी ना आ जाए। भविष्य से डर लगने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारा मन बुद्धि के मन और बुद्धि और शरीर पर इतने ज्यादा कर्म छाप पड़ चुके हैं। कहीं से आवाज आ रही पीछे, पीछे कौन है भाई? हाँ तो इधर पीछे पीछे बात करने की इधर। हाँ चलिए ठीक है, जो भी होगा चला गया होगा, वो सुन के चला गया। हाँ तो ये कर्म छाप धीरे धीरे मन बुद्धि शरीर को अंदर की प्रकाश के लिए अपार दर्शक बनाते चले जाते, और ये शक्ति बाहर की दुनिया में और कम प्रकट होती है और कम प्रकट होती है। यही जीवन के सारे दुखों का कारण है। या जितनी भी चीजें बाहर हैं, इनके बीच में असामंजस्य पैदा करने का कारण है। और फिर आगे देखिए, बात केवल भाई भाई की नहीं, बात यहां तक है वही मौसमी का रस किसी को नुकसान कर जाता है, वही संतरे का रस नुकसान कर जाता है। दूसरा आदमी कहता बड़े फायदे की चीज दिखाता है। हम कहते हैं मनुष्य और सारे पदार्थों के बीच में असमंजस। मनुष्य और सारे पदार्थों के बीच में असमंजस्य पैदा होने लगता है। क्यों? क्योंकि सामंजस्य पैदा करने की शक्ति कम हो गई, और कोई कारण सिर्फ इतना ही। अच्छा, जब ये होता है तो होता क्या है? जो जो हम बड़े होते हैं त्यों त्यों क्या होता है, तो हम ये देखते हैं। छाप बढ़ती चली जाती, क्रियाएं बढ़ती हैं और बढ़ती हुई क्रियाओं की छाप। ये छाप क्रियाओं के समय तो पड़ती है, आराम के समय नहीं जाती। अब फिर वही देखिए, किसी बच्चे का और बड़े का जीवन दोनों का निरीक्षण देखिए। जो जो बच्चा बड़ा होता चला जा रहा है, उसके आराम कम होता चला जा रहा है और काम बढ़ता चला जा रहा है। आप बोलिए, आप लोगों में कोई बात, आदमी की बात को नहीं समझ रहा है। छाप तो फिर बढ़ेगी। नतीजा क्या है? देखिए ना, आराम का काम है छाप को मिटाना, तो छाप को मिटाने की शक्ति तो कम होती जा रही है, क्योंकि आराम कम होता चला गया। इस बात को महसूस करना कितना आता है। समाज में हर व्यक्ति अपने बच्चों को सिखाता ही यही है कि आराम कम से कम करना है। साधना तो वो सही है जिसमें कि हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सके, उसी को लोग अच्छी साधना मानते हैं। और जो बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकता, लगता है कि आदमी बिल्कुल बेकार है, इसमें कोई खराबी है, इसको कोई दवाई की जरूरत है और डांट की जरूरत है। लेकिन ये विद्या ही किसी को नहीं पता है कि यदि क्रियाएं बढ़ी और क्रियाओं के छाप को मिटाने की ताकत कम हुई, तो कुछ छाप पड़ी रह जाएगी, बच जाएगी, जो मिटेगी नहीं बच जाएगी। तो एक दिन में कुछ थोड़ी सी बचेगी, 30 दिन में काफी संचित हो जाएगी,
साल भर में तो न मालूम कितना हुआ, और अगर 50 साल में यही जिंदगी चल गई तो न मालूम कितना संचित हो गया। संचित हो जाएगा। हाँ, 50 साल, 60 साल, 70 साल के कर्म प्रभाव संचित होते चले जाते हैं लोगों के अंदर। अब एक बहुत खास बात समझ लीजिए, अगर किसी झोले में भी आटा भरो और उसको दबा के भरो और दबा के भरो, तो जो नीचे आटा होता है वो तो जम जाता है ना, ऊपर वाला तो नहीं जमता। ये तो हम मानने को तैयार हैं, लेकिन नीचे वाला तो जम ही जाएगा। तो कितना आसान है समझना कि जो बहुत नीचे की परतें होंगी, जितने ही नीचे की, ज्यादा नीचे की परतें होंगी, वो तो थकावट जमती चली जाती, जमती चली जाती। ऊपर की थकावट नहीं जमती, केवल सबसे ऊपर के पर की थकावट नहीं जमती। तो इस समय हम केवल आपको ये समझा रहे थे कि हर व्यक्ति के अंदर थकावट दो तरह की होती है, एक तरह की नहीं। एक जमी हुई थकावट और एक उभरी हुई थकावट। अब देखिए, आज के समाज के व्यक्तियों को तो ऐसा कोई ज्ञान नहीं होता। वो तो कहते हैं कुछ नहीं, थकावट है तो हम काम नहीं कर पा रहे, अगर काम कर पा रहे हैं तो मैंने थकावट नहीं है। आप झूठ बोलते हैं कि थकावट है। छुट्टी होती है आराम के दिन में, आराम के लिए। हाँ, उस दिन ज्यादा काम हो जाता। तो असली चीज जो हम बता रहे थे वो ये कि थकावट दो तरह की है, और इसका प्रकृति में एक बहुत जबरदस्त विधान है, और ये बहुत बड़ी बात है। अब देखिए बड़ी बात कैसी है, यही समझिए। इन दोनों थकावट का प्रभाव हमारे जीवन पे अलग है। सोने का संबंध केवल उभरी हुई थकावट से है, जमी हुई थकावट से नहीं। और यही कारण है कि अगर हमें कोई न उठाए तो भी हम जग जाते हैं, अलार्म घड़ी न लगाएं तो भी जग जाएंगे। जगने का कारण सिर्फ ये है कि उभरी हुई थकावट निकल गई, लेकिन जमी हुई थकावट तो वही पड़ी हुई। अब सोने की बात अगर है तो सोना माने लेटे हुए आसन, और सबसे लोअर लेवल की चेतना, इसको नींद कहते। तो सोती हुई और लेट करके सोती हुई अवस्था में जमी हुई थकावट को खोदने की शक्ति नहीं, ये साबित हो गया। ये जो जमी हुई थकावट है वो जितनी ही ज्यादा नीचे की परतों में होगी, उतने ही बड़े बड़े क्रॉनिक डिजीजेस, बीमारियां होने लग जाएंगी। जमी हुई थकावटों का ही संबंध हमारे सारे दुखों से है। अगर थकावट शारीरिक है तो रोग भी शारीरिक, अगर थकावट मन की है तो ठीक है। जिसको लोग कहते हैं ना, एक सीरियल में भी दिखाते हैं, जैसे आजकल एक सीरियल आता है टीवी पर शांति, उसमें एक कामेश महादेवन है, उनका एक लड़का है जिसके बच्चे का दिमाग ठीक से डेवलप नहीं हुआ। एक बच्चा है, वो क्या कहते हैं उसको, नहीं नाम कुछ भी हो, नाम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। उन बच्चों को क्या कहते हैं जिनके बच्चे का डेवलप नहीं होता? माइंड, रिटार्डेड माइंड, अंग्रेजी में ही कहते हैं, हिंदी में जो भी हो, रिटार्डेड माइंड। अब ये रिटार्डेड माइंड कहाँ से आया? ये मन की थकावट, जब मन की जमी हुई थकावटों की देर है। इसी तरीके से लोगों के पागलपन की जो बात है, बुद्धि डिरेंज हो जाती। तो ये थकावट दो तरह की थकावट और तीन स्तर पर, ये जमी हुई थकावट तीनों स्तर पे अलग अलग तरह की क्रॉनिक डिजीजेस पैदा करने लगती है। और जो बहुत कम जमी होती है, उभरी हुई परत के बाद नेक्स्ट परत, तो बहुत कम जमी होगी ना, या तो जमी होगी नहीं।
वो आपको एक्यूट डिजीजेस पैदा कर देती है। कभी छींक आती है, जुकाम हो जाता है, सूर्य हरारत भी शाम तक ठीक हो गया, मतलब वो बीमारियां जिसको आदमी ज्यादा तवज्जो नहीं देता है, ज्यादा परेशान नहीं होता है। अब ये हाथ में दर्द हो गया, आज ये हो गया, शाम तक पता ही नहीं चला, कोई दवाई नहीं लिया तो भी चला गया, फिर ये हो गया, वो थोड़ा सा सर दर्द हो गया, ठीक हो गया। चोट काट लग जाए, ये भी तकलीफ। नहीं, ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी नहीं है। आप इसको याद रखें, अगर अभी ना भी बताएं हम तो कभी सवाल के रूप में पूछ लीजिएगा कि चोट क्यों लगती है, हम जवाब दे देंगे। तो अभी हम जो कह रहे हैं वही करते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि ये दो तरह की थकावटें हैं। एक थकावट का संबंध तो सोने से है, और अगर ये विधान न बनता तो आदमी जो सोता वो सोता ही रह जाता। अगर सोने में लेट करके सोने में जमी हुई थकावट को खोदने की ताकत होती तो शायद जमी हुई थकावट पैदा ही नहीं होती, वो कभी होती ही नहीं। क्योंकि आदमी जब सोता, जब तक सारी थकावट उभर नहीं आती तब तक वो जगता ही नहीं और दुनिया का सारा कामकाज गड़बड़ हो जाता। यही दुनिया इस तरीके से चलती ही नहीं जिस तरीके से चल रही। तब एक सवाल उठता है कि ये जमी हुई थकावट को खोदने की ताकत कहाँ है, और इसको हम बताते हैं ऊंची चेतना में लेटने के बजाय बैठकर आराम। और मैंने आज तक किसी को किसी तरह का ध्यान नहीं सिखाया, ध्यान करना मैंने नहीं सिखाया, लेकिन ध्यान करना माने किसी तरह की कोशिश। बहुत से लोग कंसंट्रेट करने की प्रैक्टिस कराते हैं, तो कंसंट्रेट करने की प्रैक्टिस में तो बड़ी कोशिश होगी ना, बिना कोशिश के कोई कैसे अभ्यास करेगा। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सिखाया किसी को। मैं क्या कहता हूं कि एकांत ढूंढ लो, अंधेरा ढूंढ लो, केवल एक बार ईश्वर का नाम अपने मन में, अपने इष्ट देव का नाम अपने मन में सोच लेना, जबान हिलाने की जरूरत भी नहीं, और मन को फ्री छोड़ देना। जो भी विचार आता है आने देना। जब हमारे दिमाग में हो जाएगा ना कि जो भी विचार आता है उसको आने देना है, तो भी आने देने की कोशिश तो नहीं करेंगे ना, तो अपने आप गायब हो जाएगी। कुछ किसी तरह की कोशिश ना होना, खराब विचारों को रोकने की कोशिश ना करना, अच्छे विचारों को लाने की कोशिश ना करना। जब भी इस तरह से हम बैठते हैं तो हम क्या देखते हैं, दो तरह के विचारों की महसूसियत होती है। दो तरह के विचारों, एक विचार वो होते हैं जब कभी कोई पूरे वाक्य ही नहीं बनते, उल्टे सीधे टूटे विचार, बिल्कुल ऊट पटांग, और हम उसमें एकदम खो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए पता ही नहीं रहता कि हम कहाँ रहते हैं। खोते खोते एकदम से हम अपने आप को याद आ जाते हैं। जब याद आ जाए तो फिर एक बार ईश्वर का नाम लिया, फिर मन को छोड़ दिया। अब आप देखिए, इस तरीके से 15-20 मिनट बैठना, आधे घंटे बैठना, तो जितनी देर आप बैठते हैं उसमें दो हिस्से बढ़ जाते हैं। कभी आप उन विचारों में रहते हैं जिसके कुछ अर्थ निकलते हैं, कभी आप उन विचारों में रहते हैं जिसके कोई अर्थ नहीं निकलते। जब आप ऊट पटांग के विचारों में नहीं रहते और कोशिश भी नहीं होती, प्रयासहीन, क्योंकि आराम का अर्थ है किसी तरह की कोशिश ना होना, उस समय खोदने का काम होने लगता है। आप महसूस करेंगे, कभी कभी महसूस करेंगे कि बैठे और 4-5 मिनट में मालूम कहाँ खो गए, पता ही नहीं चला कि 5-7 मिनट कैसे बीत गए। उस समय जो खोदने से उभर आता है वो अपने आप रास्ता निकाल लेता है निकलने का। तो दो तरह के, या तो खोदना या जो खुद गया वो निकलना। जाले में एक कैलेस्टर में घी रखा होता है, लेडीज को किचन में खाना बनाना है। अब घी अगर जम गया है तब तो दो ऑपरेशन जरूरी है, पहले उसको आग पर रख करके पिघला दे और फिर उसको निकाल दे। और अगर पहले से पिघला है
धीरे निकाल दिया। तो जितनी उभरी हुई है वो तो ज्यादातर नींद के समय ही निकल जाती है। लेकिन ध्यान में भी दो तरह की बातें क्यों होती है? क्योंकि वो जैसे ही जमी हुई थकावट उभरेगी वो निकलने का रास्ता ढूंढने लगेगी, और जब वो रास्ता उसको मिल जाएगा तो आप उठपटांग के विचारों में खो जाएंगे। ये ज्ञान न होने की वजह से ज्यादातर ये हुआ है कि जब आदमी उठपटांग के विचारों में खो गया, उसने कहा मेरा तो ध्यान ही टूट गया। बैठता ही नहीं, किसी से कहो तो बैठता ही नहीं। तो कहते ध्यान क्या है? ध्यान तो कहीं यही नहीं। नतीजा ये है कि जैसा मुंशी जी ने कहा वो बैठना ही बंद कर देते और फिर उसका पतन और तेजी से बढ़ने लगा। तो इस तरह से अगर आप अभ्यास करेंगे तो क्या होगा कि ये जमी हुई थकावट धीरे धीरे निकलेगी। अब देखिए एक बात, अब मेरी बहुत गौर से सुनिए। हमने क्या कहा कि जो जमी हुई है अगर थोड़ी सी भी उभरी तो निकलने का रास्ता ढूंढ लेती है। नंबर 1। नंबर 2, मान लिया आपने 4, 5, 6 घंटे काम किया, तो चूंकि अभी 4, 5, 6 घंटे काम किया तो अभी इसको जमने का टाइम तो नहीं मिला ना, और हर 6 घंटे के बाद आप 15-20 मिनट बैठने का इंतजाम कर ले तो आज की थकावट तो निकल ही जाएगी, क्योंकि जमी नहीं और बहुत तेजी से निकलेगी, और तेजी से निकलेगी। जब जमी हुई थकावट, जब उभरी हुई थकावट की मात्रा कम होने लगेगी तो आपको नींद भी कम आएगी। जब नींद कम आए रात में तो चुपचाप जब भी समय मिले रात में नींद न लगे बैठ करके अपने ध्यान पे बैठ जाए। लेकिन अब जो मैं समझा रहा हूँ, जो खास तौर से बताना चाहता हूँ, और आप सुने, ये जो प्रोसेस मैंने बताया, इस प्रोसेस में फ्रेश ताजी थकावट जमने का चांस तो खत्म हो गया कि नहीं हुआ, हम तो सिर्फ ये सुनना चाहते हैं। और जो पहले की जमी हुई थी वो केवल कम हो सकती, बढ़ नहीं सकती। तो आपने चाहे जितना कम ध्यान किया तो जमी हुई थकावट धीरे धीरे निकली, वो तो हो सकता है, लेकिन फायदा नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है? ये दूसरी बात है कि लाभ इतने धीरे धीरे हो रहा है कि आप रास्ता छोड़ दें तो ठीक है, फिर आप ज्यादा ध्यान करें, लेकिन ये तो कोई हो ही नहीं सकता। और यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं जो 4-4, 5-5 साल से 6-6 साल से लगे, और जो भी लगा हुआ है उनमें एक भी ऐसा नहीं मिलता जो ये कह दे कि कभी कोई अंतर आया नहीं। मुझे तो अभी तक कोई मिला नहीं। हाँ ये जरूर है कि मेरे पास आदमी बहुत कम है, बहुत सीमित है। और इस संदर्भ में हम फिर यही बता दें आपको, बाहर के स्कूल कॉलेजेस में भी अब यही शिकायत हो गई कि हर क्लास में स्टूडेंट्स इतने ज्यादा हो गए हैं कि टीचर किसको देखे और किसको ना देखे। आध्यात्म में अब यही होने लग गया है। अब तो वो सबसे बड़ा महात्मा है जिसके पास 5000 आदमी की भीड़ है। अब 5000 आदमी की भीड़ में वो महात्मा किसको देख सकता है और किसको चेक कर सकता है? क्लास ऐसे नहीं लगता। इस तरीके से जैसे हम आपसे बात करते हैं, अगर ये बहुत बड़ी भीड़ हो तो कौन किससे बात करेगा? किसको सुनने की फुर्सत है? और पढ़ाई हमेशा संवाद से होती है। अगर टीचर स्टूडेंट की सुन नहीं सकता है तो स्टूडेंट तो कभी पढ़ नहीं सकता। अगर टीचर को केवल बोलना है तो बोलने के लिए तो किताबें रखी है, वहां टीचर बोल रहा है, वहां किताब बोल रही है, एक ही बात, कोई अंतर नहीं दोनों। अगर टीचर को केवल बोलना है और स्टूडेंट को केवल सुनना है तो टीचर की कोई जरूरत नहीं, वो किताबें रखी। तो ये जो एक रास्ता हमने बताया, धीरे 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 जमी हुई थकावट का उभरना और निकलना। जब ये धीरे धीरे जमी हुई थकावटें उभरेंगी और निकलेंगी, त्यों त्यों आपको जीवन में लाभ होगा, हर तरह से फायदा दिखाई पड़ेगा। अब फायदा देखने की ताकत भी धीरे धीरे बढ़ेगी।
क्योंकि वो आत्मसत्ता मन में घुलेगी, मन तक पहुंचेगी, मन में पिरोएगी। एक ही बात है, घुलेगी या पिरोएगी, एक ही बात है। जितनी आत्मसत्ता पिरोएगी उतना ही आत्मसत्ता की गुण आपके मन में उभरेंगे। आत्मसत्ता में ही होश है, होश तो केवल आत्मसत्ता है। तो बड़ा होश, बिल्कुल जिस तरीके से और चीनी घुल गई